आज आपको ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ऑलवेज कभी कभी, कार्तिक पूर्णिमा और काफी सारी फिल्म्स और टीवी सीरीज में काम किया है। मेरे साथ हैं सीरियल कार्तिक पूर्णिमा के कार्तिक यानी कि एक्टर हर्ष नागर। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें करेंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। तो हर्ष, पहले बात करेंगे हम लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? क्या कुछ किया जा रहा है लॉकडाउन में? कैसा जो शेड्यूल है पहले के मुकाबले आपका अच्छा हुआ है, हम्म, या शेड्यूल प्रॉपरली जैसे सेलिब्रिटीज ने बोला कि बिगड़ चुका है, या वैसा हुआ आपके साथ? जी एक्चुअली लॉकडाउन तो है। जब पहले हुआ था तो हमें लगा था कि 15 दिन का ही है, बट उसके बाद एक्सटेंड होके अब 50 दिन तो हो गए हैं। तो ऐसे पहले तो स्टार्टिंग में प्लान नहीं बनाया था कि जो है 15 दिन में बहुत सब कुछ चेंज कर देंगे लाइफ में। पर जो है फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर मतलब जैसे कि जिम्स बंद हैं, तो फिर ये रियलाइज करना पड़ा कि भाई अब मतलब 50 दिन में अगर आपके घर पे, जैसे इंडिया में तो काफ़ी बाई और खाना बनाने वाले और ये सब आते हैं बॉम्बे में, तो फिर जो है अडेप्ट करना पड़ा। जैसे कि पहले ऐसा करते 15 दिन नहीं करेंगे वर्कआउट तो कोई बात नहीं, या जो है 15 दिन अगर पूरा एकदम पूरा जो है ना रोटी सब्जी नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। बट फिर जो है वो सब सीखना पड़ा। आई थिंक मेरे लिए तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑफ कोर्स जिनके पास सेविंग्स नहीं है उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत है। तो मैं अदरवाइज शेड्यूल जो है वो थोड़ा बेसिक है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि कहीं और जाना नहीं है, बट अदरवाइज मेरा टाइम तो है वो जाता है ओके। थोड़ा सा कुकिंग करने में, थोड़ा वर्कआउट करने में, काफ़ी ज़्यादा जो है अब टाइम मिल रहा है तो वीडियोस देखने में या शोज देखने में। और फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने बनाया है, ओके, उसका नाम है नुस्खा। तो उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो मेरा वर्क फ्रॉम होम है। मतलब टाइम ऐसा कहा जा सकता है कि टाइम अच्छा खासा आपका जो है स्पेंड हो जाता है, निकल जाता है टाइम लॉकडाउन में। हाँ मतलब अब बना लिया है ऐसा, क्योंकि पता है कि आपको घर पे रहना है तो जो है मैं एक कहानी लिख रहा हूँ अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे ही। मतलब घर पे तो जा नहीं ओके। सकते हैं, तो किसी के तो 1-2 घंटे उसमें चले जाते हैं और फिर वीडियोस बनाने में चले जाते हैं, 1-2 घंटे खाना बनाने में चले जाते हैं। तो ओके। अभी जो बेस्ट कर सकते हैं वही है। अब बाहर तो जा नहीं सकते या आप लोगों से मिल नहीं सकते। और डाइट किस तरह की ले रहे हो आप लॉकडाउन में? सेलिब्रिटीज काफी कॉन्शियस है डाइट को लेकर। किस तरह की राइट। डाइट आप प्रेफर कर रहे हो? मैं एक जो है फास्टिंग फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप घर के बाहर नहीं जा रहे तो आपकी मतलब एक्टिविटी कम हो रही है, आप चल भी कम रहे हो, आप घर में हम्म। ही हो। हम्म। अ, और एक्सरसाइज भी घर में उतनी नहीं हो सकती जितनी आप प्रॉब्ली जिम में होगी, या फिर आप पूरे दिन जाके अगर खड़े रहते थे, काम करते थे, तो उतना तो एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो मैं जो है दिन में 3 बार नहीं खाता, 2 ही बार खाता हूँ। मैं ओके। नाश्ता नहीं करता, लंच और डिनर ही करता हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट करें और लंच करें और डिनर जल्दी मतलब 6 बजे खा लें, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत फेमस है, जिसमें सोने के टाइम को गिनकर भी 16 घंटे खाना नहीं खाया हम्म। जाता। बस 8 घंटे के बीच में आप जो है बॉडी को खाना दें और फिर खा दें। ओके। अच्छा, आपके अगर टीवी सफर की बात करें तो आपने काफी अच्छे अच्छे सीरियल्स किए, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, या हम्म। आपने एसआर के साथ वो भी किया ऑलवेज कभी कभी। उसके बाद मूवीज की मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। ओवरऑल जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉडलिंग और टीवी का? क्या चीज मैंने सबसे ज्यादा आपके लिए जो बेस्ट रही है इस दौरान? हाँ, एक्चुअली बेस्ट चूज़ करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी फ़िल्म्स के साथ। पर हम्म। तब मैं 18 साल का था और इंडिया में जो है ज़्यादा हाई स्कूल वाली फ़िल्म्स बनती नहीं थी, या फिर सीरियल्स भी तब बनने ही शुरू हुए थे, 1-2 म्यूज़िक चैनल्स पे, ज़्यादा नहीं थे। बट अगर मुझे चूज़ करना होगा तो शायद मैं एड्स कहूँगा, क्योंकि वहाँ मैंने सबसे लंबा टाइम गुज़ारा है, 10 साल। अदरवाइज़ शायद बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो सारे मीडियम में काम करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं। मैंने मतलब मैंने एड्स भी किए हैं, मैंने सीरियल भी किया है, मैंने वेब सीरीज़ भी की है, मैंने फ़िल्म्स भी की हैं। तो वो तो एक फॉर्च्यूनेट बात है कि सारे मीडियम्स में काम किया है। इवन मैंने कुछ समय के लिए एक न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया था, जिसमें Okay. मैं रिव्यू करता था। तो एक्साइटिंग है एक्चुअली, बहुत बदलती हैं चीज़ें, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि अ, फ़िल्म्स में कैसे एक्टिंग करनी है या टीवी में कैसे एक्टिंग करनी है। फ़र्क ये रहता है कि फ़िल्म्स में जो है वो कहानी कहीं भी हो सकती है। मतलब एक सीन में आप पहाड़ पे हैं, तो दूसरे में आप दिल्ली में हैं और तीसरे में आप हम्म। कहीं और हैं।
सीरियल्स में वो नहीं होता। सीरियल्स में हम जो है या तो अपने घर या ऑफिस या फिर लड़की का घर, लड़के का घर, हम्म। यही 2-3 लोकेशन होती हैं, क्योंकि आपको जो है रोज़ एपिसोड शूट करना है और अ, जल्दी आपको अगर वो करना है तो फिर वो लोकेशन कम रहती है उसमें। एड्स में ऑफ कोर्स अलग है। एड्स में आप शूट करते हम्म। हैं दिन के 20 सेकंड, 30 सेकंड। जब आप वही सीरियल में आ हम्म। जाते हैं तो आप करते हैं दिन के 25 मिनट शूट, और फ़िल्म में जाते कंफर्ट हैं तो कंफर्ट लेवल किसमें रहा आपका? कंफर्ट लेवल जैसे होता है ना, कंफर्ट लेवल सेलिब्रिटीज का, आपको किसमें रहा है वो? आई थिंक कंफर्ट लेवल मेरा एड्स में ही रहा, क्योंकि वो मैंने 10 साल किया है, और आई थिंक जो भी ओके। काम आप बहुत कई बार करते हैं तो वो ईज़ी हो जाता है आपके लिए। तो मेरे लिए वो रहा है, क्योंकि फ़िल्म्स क्या है, हर फ़िल्म अलग होती है। हर फ़िल्म में भाषा अलग है, एक्टिंग अलग है, कैरेक्टर अलग है। एड्स में इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अगर एड्स में मैं कॉलेज बॉय करता था तो मैं कॉलेज बॉय के ही रोल्स करता था, तो वो ज़्यादा घूमते नहीं थे। सीरियल्स में क्या होता है कि आपको डायलॉग ज़्यादा है, सीन्स बहुत इंटेंस हैं। कभी किसी को बीमारी है, कभी कोई मर रहा है, कभी काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, पर एड्स में जो है इतनी सीरियस चीज़ें नहीं होती, तो आई थिंक वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे आपने बताया कि आपको 10 साल हो चुके हैं एड्स की फील्ड में, अभी का जो एड्स का ट्रेंडिंग है उसमें क्या आपने एज एन एक्टर बदलाव देखा है, एज अ मॉडल क्या चेंज देखा, और प्लस टीवी में क्या आपको टेक्नोलॉजी के अलावा जो बदलाव है वो नजर आ रहे हैं? दोनों को कंपेयर करें क्योंकि अलग अलग फील्ड्स हैं, एड्स का अलग है और टीवी का अलग है। राइट। एक्चुअली बदलाव तो जो ट्रेंड है ना वो हर 5 साल में चेंज हो जाता है, अगर आप देखें। फ़िल्म्स में भी ऐसा था, मतलब एक टाइम था जब जो है यू नो हम्म। आपकी एक्शन वाली फ़िल्म्स बहुत चलती थी। तो जो है आई थिंक सलमान खान से वो शुरू हुआ था कि वांटेड भी चल रही थी, और अक्षय कुमार राउडी राठौर भी कर रहे थे, हम्म। बॉस भी हो रही ओके। थी, एक्शन जैक्सन ये सब। तो एक वो ट्रेंड होता है। उसके बाद जब थोड़ा ऑडियंस उसे देख लेती है तो थोड़ा बोर हो जाती है, फिर वो चाहती है कुछ चेंज हो, कुछ नया हो। ऐसे ही जो है एड्स और फ़िल्म्स में भी है, और अब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने शुरू किया था 2009-2010 में, तब जो है हमारे पास फ़ोन्स तो थे। आप जो है फ़ोटोज़ वगैरह भेज सकते थे, अपलोड कर सकते थे, फ़ेसबुक था, बट अदरवाइज़ आप एंटरटेनमेंट फ़ोन से नहीं लेते थे। तो अब जब वो चेंज हो गया है तो सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि टीवी पे आप जो दिखाते हैं वो ऐसा होना चाहिए, वो सीन, वो डायलॉग्स जो पूरा परिवार देख सके। यानी कि मतलब आप वहाँ गाली नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी सुन रहा हो और आप 1 हम्म। सेकंड में तो चैनल चेंज कर नहीं पाओगे। अम, वेब सीरीज़ में जो है वो पूरा अलग है, क्योंकि एक-एक इंसान फ़ोन पे देख रहा है, अपने हिसाब से देख रहा है। तो उसमें जो है कहानी में, लैंग्वेज में, हम्म। इवन जो चाहे किसिंग सीन हो गया या ये सब जो है वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा है। एड्स जो है, एड्स भी बदल रही है, क्यों? क्योंकि लोग जो है पहले से ही हमेशा से शहरों की तरफ आते रहे हैं, बट हम्म। जैसे ही चीज़ें मॉडर्न होती जाती हैं, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स मॉडर्न होते रहते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो शायद एक भी ऐड नहीं थी जो बनती हम्म। थी किसी वेबसाइट के बारे में या फिर किसी ऐप के बारे में। अब आप देखिए कितनी एड्स बनती हैं, चाहे वो मतलब घर लेना हो तो नो ब्रोकर हो, फर्नीचर रेंट पे लेना हो तो कोई ऐप हो, कितने सारे इंश्योरेंस लेना है तो ऐप है, हर चीज़ की अब ऐप है और वेबसाइट है। तो वो एक ट्रेंड है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बनती लोगों के लिए हैं, और जैसे-जैसे लोग बदलते हैं, उनकी आदतें बदलती हैं, तो फिर एड्स को भी बदलना पड़ता है, कहानियों को बदलना पड़ता है। हम्म। तो इसलिए ट्रेंड आई थिंक वो तो हमेशा बदलता ही रहेगा 5-5 साल में। तो आपने इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो आप बेस्ट चीज आपके लिए एंजॉय की आपने, वो कौन सी रही है एज एन एक्टर, एज एन मॉडल? और सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज क्या रहा है, क्योंकि इस फील्ड में स्ट्रगलिंग पीरियड काफी होता है, एक्टर्स को काफी जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है, एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो स्ट्रगलिंग कितना करना पड़ा आपको, और इस फील्ड में आने के लिए जो फैमिली बैकग्राउंड है वो होना कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंगली? राइट। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रगल जो है ना वो सबको लगता है कि स्टार्ट के पहले ही होता है, पर स्ट्रगल जो है वो आपके बीच में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। हम्म। और स्ट्रगल मतलब क्या? मतलब मेरे हिसाब से हम्म। स्ट्रगल वो है जब आप काम करना चाहते हैं कुछ हम्म। और आपको उसकी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल हम्म। रहा। तो उसमें ये होता है कि ऑफ कोर्स जब कोई भी नया इंसान आता है, मतलब मैं स्टार किड्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो हम्म। उसी एनवायरनमेंट से हैं उनके, मतलब अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं जो खान हैं या कपूर हैं जो ऑलरेडी जिनके पास मौका है कि भाई किसी से भी मिल सकते हैं, किसी डायरेक्टर से मिल सकते हैं, प्रोड्यूसर से मिल सकते हैं, तो उनको जो है एडवाइस काफ़ी हम्म। अच्छी एडवाइस मिल मिल जाती है और एक एक पहला मौका भी मिल जाता है।
बट आई थिंक पहले में हार्ड ये रहता है कि आपको खुद समझना पड़ता है, क्योंकि इंसान से भी बोलता है कि भाई मुझे एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, बट आप क्या हो, आप कैसे लगते हो, आपको सूट क्या करेगा। ये हुँ, ऐसी बात है कि अगर जवान अमरीश पुरी जी भी आ जाते और बोलते मुझे हीरो बनना है, तो हुँ, शायद उनके फेस की वजह से, उनकी दमदार आवाज़ की वजह से, उनकी आँखों की वजह से टफ होता किसी को ऐसे देखना। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स टफ इसलिए भी होता है क्योंकि काम नया है। किसी भी चीज़ में हम जब स्टार्ट करते हैं सीखना, तो मुश्किलें तो होती हैं। तो आई थिंक मेरे लिए ऐसा रहा कि मेरी स्टार्ट बहुत जल्दी हो गई थी। आई थिंक मैं 2009 में मैं एक्टिंग कोर्सेज़ में हुँ, था और 2010 में मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था। शाहरुख खान की प्रोडक्शन थी ऑलवेज़ कभी-कभी। स्कूल के बच्चों की फ़िल्म थी। कहानी में हम सब 12वीं क्लास के बच्चे थे। मैं हुँ, था, अली फज़ल की पहली फ़िल्म थी वो। तो आई थिंक मुझे वो मौका मिलने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्योंकि जो है उस समय कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि हाई स्कूल की हुँ, फ़िल्म्स बनती नहीं थी या फिर टीनेजर्स पे फ़िल्में बनती नहीं थी। तो तब जो है वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उन्होंने बॉम्बे में ढूँढा कि कहाँ एक्टिंग ऐसे यंग लड़के कहाँ मिलेंगे, 18 साल के, 19 साल के। तो उन्होंने एक्टिंग स्कूल में पता किया और वहाँ था और मैंने एक ऑडिशन किया और फिर ऐसे ही ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हुआ था उस फ़िल्म में। बट आई थिंक स्ट्रगल उसके बाद ये था कि आप उसके बाद करें क्या? आप ऑफ कोर्स हुँ, ज़्यादातर कहानियाँ जब बन रही हैं जो कि 25 हुँ, साल के लड़के के लिए है, तो 18 साल का लड़का आप कहाँ फिट करेंगे? तो आई थिंक इसलिए मैंने एड्स करना शुरू किया, क्योंकि ओके, फ़िल्में जो है तब मेरे एज ग्रुप की बन नहीं रही थी, वैसी कहानियाँ बन नहीं रही थी। और जब वो हुआ तो आई थिंक वो मैं अपना स्ट्रगल मानता हूँ। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि आप करना कुछ चाहते हैं बट आपको वेट करना पड़ रहा है और वो भी आपको पता नहीं है कि ऐसा मेड टू ऑर्डर नहीं है। आपका चेहरा जैसा है वैसा है, हुँ, अब वो कितनी देर बाद आपको, मतलब आप 25 साल के लगोगे या फिर आप हीरो टाइप लगोगे, तो वो वेट काफ़ी वो होता है। आई थिंक मैंने शायद उस फ़िल्म के बाद 2014 या 15 में दूसरी फ़िल्म की, तो आई थिंक मैंने भी 5 साल इंतज़ार ही किया, आप कह सकते हैं। ऑफ़ ओके, कोर्स काफ़ी अलग चीज़ें सीख रहा था और एड्स कर रहा था, बट मेरे लिए स्ट्रगल वो रहा कि पहली अपॉर्च्युनिटी मिलना स्ट्रगल नहीं था, लेकिन जब वो फ़िल्म आई और वो फ्लॉप हो गई और जब कोई फ़िल्म फ्लॉप होती है तो उस तरह की फ़िल्में ज़्यादा हुँ, बनती नहीं है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। हुँ, हुँ, अम, और क्या मुश्किलें आती हैं? आई थिंक मुश्किलें यही आती हैं कि जब आप एक नए शहर में आते हैं, आप लोगों को जानते नहीं हैं, आपको ऑफ़ कोर्स लोग बोलेंगे कि अ, हर इंसान जो होता है वो डिफरेंट होता है और उस जैसा एक ही होता है। अब जैसे मेरी आवाज़ है, जो मेरी शक्ल है, ये एग्ज़ैक्टली सेम ऐसा कोई नहीं होगा। या फिर जैसी विद्या बालन थी जब वो यंग थी, वैसी भी कोई नहीं हुँ, होगा। तो हर इंसान ऐसा है कि बेस्ट होता है उस पर्सनैलिटी के लिए, पर उसके हिसाब से उसके लिए रोल ऐसा मिलना जो उसको सूट हो जाए, जो काम करे। वो ढूँढने के लिए, लोगों को ये पता चलने के लिए कि बॉम्बे में ऐसा इंसान है या कोई ऐसा अच्छा एक्टर है, या जब तक कोई फ़िल्म नहीं आती, हुँ, हिट नहीं, जैसे कि मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो अभी विकी कौशल की लोग बात करते हैं, बट बिल्कुल तब तक पसंद उन्होंने यस, मसाल नहीं की थी, तब तक लोग उसे नहीं जानते हुँ, थे। तो आप एक अच्छी फ़िल्म आना, एक अच्छा सीरियल आना, कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आना, कोई वेब शो आना जहाँ हुँ, पे लोग आपको देखें, आपका कैरेक्टर एक तो वो हुँ, दिखा अच्छा होना चाहिए, तब लोगों को पसंद आएगा, या तो उसके डायलॉग हो या सिचुएशन हो। और फिर जब वो हिट हो जाए तो ऑफ़ कोर्स लोग आप जब लोगों को आपका काम पसंद आएगा, हुँ, तब जो है आपको आगे काम मिलेगा। तो आई थिंक सबसे टफ़ चीज़ यही है लोगों के लिए कि बॉम्बे एक्सपेंसिव शहर है। हुँ, इंडिया का तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शहर है, रेंट के लिहाज से और सारी चीज़ों के लिहाज से। तो हुँ, यही है कि एक इंसान जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई भी सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, उसके लिए यहाँ पे आके हुँ, अपने लिए मौका ढूँढना, उसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने लगे लोगों को जानने में, या 2 साल लगे। तो हुँ, उस 2 साल के लिए अम, एक तो अगर आप ज़िंदगी के 2 साल निकालने का कह सकते हैं कि अब गारंटी नहीं है, हुँ, तो इट्स लाइक अ लॉटरी होती है कि अगर आप रिस्क कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के 2 साल कि भई मैं जो है ट्राई करूँगा, हो सकता है सक्सेसफुल ना भी हूँ और फिर वापस जाके कुछ और काम करना पड़े। तो एक चीज़ वो है व्हिच इज़ टफ डिसीज़न कि ज़िंदगी के 2 साल दे देना, वो भी आप ऑफ कोर्स हुँ, आप ये अपना यंग टाइम देंगे, नॉट जब आप सेटल हो गए ऑलरेडी। और ऑफ कोर्स उतने पैसे होने चाहिए कि आप 2 साल जो है हुँ, किसी चीज़
ट्राई करें। तो इट्स लाइक अ बिजनेस ओनली, जिसमें शायद 5% लोग जो हैं सक्सेसफुल होते हैं। कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो या टीवी से हो, अगर उनका अच्छे प्रोडक्शन के साथ स्टार्टिंग होती है, कई कई दफा ऐसा होता है कि आगे जाके उनको काम मिलने में प्रॉब्लम आती है। क्या रीजन, अगर उनका अच्छे प्रोडक्शन के साथ स्टार्टिंग हुआ है, हम्म। धर्माक हो या और प्रोडक्शन हाउसेस हो, तो क्या रीजन है कि उन्हें काम मांगने में आगे दिक्कत क्यों आ रही है, काम के मामले में? एक्चुअली क्या होता है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो है उससे ऑफ कोर्स लोग आपको देख तो लेंगे, ये आपको गारंटी है। अगर आप पहली फिल्म जो है बड़ी कर रहे हो, तो ये आपको 100% गारंटी है कि जब आपकी फ़िल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई वो फ़िल्म आई थी। क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो पैसा खर्च करेंगे, आपके पोस्टर्स लगेंगे, गाने चलेंगे रेडियो पे, टीवी चैनल पे होगा। लेकिन वो ये गारंटी नहीं कोई भी दे सकता कि आगे भी कोई आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे। कहने का मतलब है कि हो सकता है या तो कहानी लिमिटेड ही होती है, या तो एक्शन फ़िल्म होती है, या कॉमेडी होती है, या फिर सीरियस होती है, या फिर ड्रामा होता है। अब इन सारी कहानियों में आपको लेना मतलब सिर्फ एक मतलब एक्टर को लेना, इंसान को लेना, हीरोइन को लेना, या आइटम सॉन्ग में किसी को लेना, वो इंसान तभी लेता है जब उसको एक्चुअली में बिजनेस है कि अगर फिल्म 100 करोड़ की बन रही है तो मेरे 100 करोड़ रिकवर हो जाएं, लोग जो हैं टिकट खरीद के थिएटर में आए, या फिर जो है और जो बाकी सेल होती है कि अगर स्टार होता है तो लोगों को एक गारंटी होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है, उसके ऑलरेडी फैंस बने होते हैं। तो उसमें होता ये है कि पैसा उनका डूबता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि एक इंसान को लगता है, या फिर एक स्टूडियो को लगता है, एक प्रोड्यूसर को लगता है कि ये इंसान, इसमें स्टार वैल्यू है, इसमें वो बात है। चाहे वो सिंगर हो जिसने गाना गाया हो, या एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कॉमेडियन हो, और हो सकता है वो उस कहानी के लिए बहुत अच्छा हो। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो पीपी लाइव में जो हीरो थे, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर कहानी थी। आई और थिंक वैसे रघुवीर यादव। नहीं, आई थिंक रघुवीर यादव नहीं, वो तो उनका तो ओल्ड कैरेक्टर था, बट जो एक्चुअली में अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, छोटे हाइट के हैं, मूंछ वाले, बट ओके। जो यंग थे, रघुवीर यादव तो ऑफ कोर्स उस फिल्म में। ओल्ड। कहने का मतलब यह है कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो एक अच्छी कहानी लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है, फिर या तो वो स्टार लेते हैं या नया एक्टर लेते हैं। स्टार लेते हैं तो ऑफ कोर्स स्टार की एक गारंटी है कि भाई इतने लोग पक्के हैं कि रजनीकांत की फिल्म रिलीज होगी तो देखने जाएंगे ही, सलमान की फिल्म रिलीज होगी तो देखने जाएंगे ही। लेकिन जब कोई नया एक्टर होता है तो बात ये होती है कि उनको लगता है, हमें लगता है, ये एक जुआ टाइप ही है कि हमें लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। जैसे हाँ कि वही। अगर बिजनेस में हो और आप कोई नया प्रोडक्ट बनाए, ब्रांड बनाए, और आपको लगे कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, जब वो नहीं काम करता है तो जो है आदमी थोड़ा डर जाता है, या फिर इतना काम नहीं करता है। सपोज नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, आपने 70 करोड़ में बनाई और 70 करोड़ ही आपके पास आया, पर आपका 1 डेढ़ साल लग गया। और ऑफ कोर्स जब आप 70 करोड़ लगाते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका सिर्फ पैसा वापस आ जाए। ऑफ कोर्स उसमें टैक्स होता है, कितना कुछ होता है। आप चाहते हैं कि सक्सेस हो, आप कहानियाँ इसलिए बनाते हैं कि लोगों को पसंद आए। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार ऐसा सुना भी है, खैर मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट कई बार लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक्टर बहुत अच्छा होता है, या फिर बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होता है, इंसान बहुत अच्छा होता है, बट क्योंकि फिल्म नहीं चलती है तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। इतनी जल्दी फिर से एक इंसान जो भरोसा करे, जिसने ऑलरेडी देख लिया हो कि भाई फिल्म नहीं चली है, बट अगर चल गई है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे इंसान हैं, कितने ज़्यादा पैसे लेते हैं, कितना कम टाइम देते हैं, क्या आपका बिहेवियर है, सब जो है यहाँ। कहावत है बॉलीवुड में कि चढ़ते सूरज को सब सलाम। वही। तो अगर हिट हैं तो फिर आपके टेंट्रम्स भी ले लेते हैं। क्यों? वो इसलिए ले लेते हैं कि भाई पता है कि ये हिट है, एक बार, अगर एक बार लोगों ने इसको पसंद किया है तो हो सकता है आगे भी करेंगे, ज़्यादा चांस है। तो वो बात होती है। एंड आई थिंक कई बार अब क्या है कि पहले फ़िल्म्स जो थी वो बनती ही कम थी। अब फ़िल्म्स इतनी ज़्यादा बन रही हैं, इवन यूट्यूबर जो हैं वो कॉमेडी मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं, तो टाइम तो इंसान के पास लिमिटेड ही है ऑडियंस के पास देखने के लिए। अब वो जो है आपका स्ट्रीमिंग सर्विस देखें, नेटफ्लिक्स यस। देखें, अमेज़न देखें, या सीरियल देखें, या फिर फ़िल्म्स देखें, या कितनी सारी वो है। तो मतलब उनके पास ओ एक ऑप्शन आ गया, चॉइस आ गई कि अगर वो टीवी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो वो यूट्यूब और इसके लिए निकाल पा रहे हैं, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, राइट, राइट। तो उनको सब कुछ एक्चुअली मिल इतने, रहा है उससे। हाँ, मतलब
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब गोविंदा फिल्म्स करते थे तो अगर किसी को हंसना है और ये करना है तो उसके पास ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं जो है फ्रेंड्स देख लेता हूँ या फिर हाउ आई मेट योर मदर देख लेता हूँ। उनके पास ये था कि भाई जाना है, चाहे ब्लैक में भी लेनी है, टिकट लेनी है और जाके जो है हंसना है, खुश रहना है। अब जो है ऑप्शन इतने सारे आ गए हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहानियाँ तो पहले भी थी, बनाने वाले भी थे, एक्टर भी था, थिएटर भी था, सब कुछ था। सिर्फ जो बदल गया है वो है टेक्नोलॉजी। और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऐसे बात कर पा रहे हैं अपने फ़ोन से, तो वही फ़ोन जो है आपके पास 24 घंटे है, तो वो एक कभी भी आप देख सकते हैं, तो वो एक ईज़ी ऑप्शन आ गया है। तो फिर हार्ड चीज़ कौन करना चाहता है कि घर से निकले, ट्रैफ़िक में फँसे, पहुँचे, टाइम पे पहुँचे, उसी टाइम पे, वहाँ पे भी हाउसफुल ना हो, फिर पैसे दे, वो भी मतलब हुँ, एक फ़िल्म जो आप देखते हैं उतने में आप 1 महीना कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे तो फ्री ही है। तो उतना सब करके आप बैठे और फिर जो है उसमें भी अगर सपोज़ फ़िल्म नहीं रुकेगी, अगर आपका फ़ोन आ गया या ये हो गया या आपको मेल करना है, यहाँ पे आप जब चाहे रोक सकते हैं, आपको भूख लगी आप रोक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये सब है। तो ये ऑफ़ कोर्स कॉम्पिटिशन है। ये ओवरऑल है, पूरे वर्ल्ड में है। और ओवरऑल जितनी टिकट्स पहले बिकती थी, अब उतनी टिकट्स नहीं बिकती हैं। फ़िल्में तभी भी पैसे कमा रहे हैं क्यों? क्योंकि टिकट्स महँगी हो गई हैं। क्योंकि अब पहले जो है जो नॉर्मल पंखे वाला थिएटर होता था, अब हुँ, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है और जो है मल्टीप्लेक्स खुल रहा है और हुँ। एसी हो रहा है, ये सब। तो अब वो प्राइस बढ़ गया है। जो मतलब ₹20 ₹50 था, वो 100, 150, 50, 500, मतलब दिल्ली में तो एटलीस्ट जो एकदम मेट्रोज़ हैं, वहाँ पे तो ऐसे भी थिएटर्स हैं कि 900 की टिकट है, जहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग है, तो दैट इज़ व्हाई। तो हर्ष, अगर आपका सीरियल की बात की जाए कार्तिक पूर्णिमा की, वो कैरेक्टर आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहा है, ऑडियंस और फैन्स द्वारा काफ़ी पसंद भी किया गया है। राइट। रियल लाइफ से कितना मिलता है वो कैरेक्टर? एक्चुअली अगर रियल बात लाइफ से करें क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो एक्टर की, हर एक सेलिब्रिटी की लाइफ से थोड़ा बहुत रिलेट ज़रूर करता है। कहीं न कहीं लगता है कि जो कार्तिक का किरदार है वो अब सिर्फ़ थोड़ा बहुत रियल लाइफ से भी मिलता-जुलता है। राइट। तो एक्चुअली क्या है कि ये कैरेक्टर मेरा टीवी मैंने इससे पहले किया नहीं था, क्योंकि मैं फ़िल्म्स कर रहा था और एड्स कर रहा था। और उस समय वेब तो आया नहीं था, जब आया तो मैंने वेब भी किया एक। अ, ये कैरेक्टर मेरी लाइफ से काफ़ी मिलता है इमोशनली। आई थिंक यही रीज़न है कि प्रोड्यूसर्स भी चाहते थे कि मैं ये कैरेक्टर करूँ, या हुँ, फिर मैंने इसको एज़ माय फर्स्ट शो चूज़ किया। क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि जब आप टीवी पे आते हैं, कोई ऐड आती है तो लोग देखते ज़रूर हैं, तो तब भी मुझे फ़ोन आते थे कि आप जो है ये सीरियल कर लीजिए, सीरियल कर लीजिए। पर कई बार जो है कहानी इतनी अच्छी नहीं होती थी, या फिर कई बार कहानी अच्छी होती थी तो वो ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो क्योंकि ज़्यादा फीमेल ऑडियंस टीवी देखती है घर पे। तो उन स्क्रिप्ट्स में ऐसा होता था कि लड़की का पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और हुँ, लड़के को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मतलब सूट पहन के बस आ जाना है और देखना है कि क्या हो रहा है सास-बहू में, क्या लड़ाई हो रही है। तो मैं ऐसा कोई रोल करना नहीं चाहता था। आई थिंक बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं कार्तिक में और मुझ में। अम, जैसे कि पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये काम है, ये करना है, बस खत्म। हुँ, जो किसी और को अच्छे नहीं लग रहे हो, उनकी प्रॉब्लम है। और फिर दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो एम्पैथी जिनमें होती है, जो जिनके सामने कुछ भी हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा? अगर आप बुरा ना माने, तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो ये कर लो, या जिनको दूसरों की प्रॉब्लम दिखेगी तो वो उनके पास चले जाते हैं उनको हेल्प करने। या फिर ट्राई करते हैं कि दूसरे का दर्द कम हो जाए, या फिर बुरा ना लगे, ऐसा कुछ करो कि जिसको बुरा हुँ, लग भी रहा है वो उसको अच्छा फ़ील हो। हुँ, तो आई थिंक वो एक बेसिक चीज़ है, जो क्योंकि मेरा नाम ही हर्ष है, हर्ष का मतलब ही जॉय है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से मेरे अंदर है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कार्तिक जो है वो बहुत ज़्यादा शोशा में या बहुत ज़्यादा हुँ, उसको अटेंशन नहीं चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि मैं अगर रूम में आया हूँ तो लोग मेरी तरफ देखें, या मैं ब्रांड्स पहनूँ, हुँ, या जो है मैं बड़ी गाड़ी में जाऊँ और लोग मुझे देखें। कार्तिक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जो अपना काम करेगा, उसकी जो हॉबी है वो उसको समय हुँ, देगा, और बस मतलब वो हो सकता है कि एक पार्टी में आए और चला जाए और आपको हुँ, पता ना। तो वो उसमें सिंप्लिसिटी है, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉलो करने का लाइफ में, और हुँ, इस शो से पहले भी, क्योंकि अभी भी मेरा कोई पीआर नहीं है, हुँ, मेरा कोई खुद से बनाया हुआ फैन पेज नहीं है।
या फिर वेबसाइट नहीं है। तो वो 2 चीज़ें हैं। फिर ऑफ कोर्स छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारी कॉमन हैं, जैसे कि अम, शेर व शायरी बहुत पसंद है, कार्तिक भी ओके। स्पिरिचुअल है। कार्तिक को आज के रैप के गाने याद नहीं होंगे, बट अगर आप उसे बोलें कि कबीर के दोहे तो वो उसे याद होंगे। तो आई थिंक यही है। और एक बड़े एक्टर हैं जॉनी डेप, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली फिल्म जिन्होंने की है, तो उनका एक कोट है, कहना है कि आप जो भी पात्र जो है प्ले करते हैं एज एन एक्टर, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका होता ही है। 10%, 20%, 30% कुछ ना कुछ आपका होता ही है। और अगर बिल्कुल भी नहीं है उसमें, आप मतलब 0% आपकी पर्सनल लाइफ बिहेवियर अगर 0% है आपके कैरेक्टर्स में, तो फिर आप एक्टिंग नहीं कर रहे, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। ओके। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं आके कि जो सीन है वो एक्चुअली में तो है नहीं, पर हम ट्राई करते हैं कि ऐसा दिखाएं कि वो एक्चुअली में हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली में जैसा बिलीफ होता है एक्टर का, वो बिल्कुल नज़र आती हैं। एंड दैट इज़ व्हाई हम कितने सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया है, जैसे कि सोनम कपूर है, तो फैशन जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में है, वो उनका शौक है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें समझ में आता है, इसलिए जो है वो फैशन आइकन है। ऐसे ही किसी और के ऊपर आप थोप नहीं सकते। अगर कोई जैसे इरफान की सब बात करते हैं कि वो कितने रूहानी थे, कितने ईज़ी थे, तो वो एक्चुअली लाइफ में थे, इसलिए आप वो पर्दे पे देख पा रहे हैं। इसमें कॉम्प्लेक्शन को हाईलाइट किया गया है आपके सीरियल में कार्तिक पूर्णिमा में। रियल लाइफ में राइट। ऐसा कुछ फंडा है, या रियल लाइफ में जैसे कुछ काली लड़की पसंद है या आपको गोरी लड़की? कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्शन मायने रखता है, क्योंकि उससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर आजकल लड़कियों का जो लुक है, जैसे फिल्म्स का डस्की लुक भी चल रहा है, मतलब उसको भी ऑडियंस पसंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कॉम्प्लेक्शन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है एक लड़के के लिए। तो जब हम ये शो बना रहे थे तो काफ़ी जो है रिसर्च थी, काफ़ी जो है बस 2 महीने पहले से हम लोगों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। ये है तो सही, मतलब, और मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो आज भी ऐसा होता है इंडिया में एटलीस्ट, कि सपोज़ आप किसी शादी में चले गए जहाँ आप दूल्हा-दुल्हन को एक पर्सनली नहीं जानते हैं। हो सकता है आपके पिताजी उनके पेरेंट्स को जानते हों, या फिर वो आपके सीए के बेटे हैं, या पड़ोसी के बे पड़ोसी तो नहीं, बट कोई ऐसा जहाँ आप एक्चुअली में इंसान को जानते नहीं हैं। आप उस शादी में जाते हैं और जो है स्टेज पे आप देखते हैं रिसेप्शन में, और जब जो है लड़की आती है तो आप लोग जो है कंपेयर करके कमेंट भी पास करते हैं कि अरे ये ब्यूटीफुल नहीं है, अरे यार ये तो काली है, या फिर लड़के के लिए भी जो बोलते हैं, अरे यार ये तो बूढ़ा लगता है, या कई बार फिर तो ऐसा बोल देते हैं, इसमें ऐसा क्या दिखा था जो उसको मतलब पसंद कर ली, इसके साथ शादी हो रही है, ऐसा मतलब ताने ताने र- कसते हैं उनपे। राइट। र- फिर उसके बाद और कई रिसर्च, मतलब हमने दादियों से भी बात की जो है, मतलब जब शादी हुई थी तो वो अपनी बहू को बोलते थे कि अरे तू तो मेरे बेटे से काली है, या फिर अरे ये ऑरेंज जूस पी प्रेगनेंसी में, कि जो है बच्चा जब होगा तो वो गोरा होना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारी सोसाइटी में है। अम, और ये सिर्फ सोसाइटी का ही बनाया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई फर्क है नहीं, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि अगर आप गोरे हो तो आप ज़्यादा स्मार्ट होगे, या स्ट्रांग होगे, या ब्यूटीफुल होगे, इंटेलिजेंट होगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है, क्योंकि बच्चा जो है सोसाइटी में पैदा होता है, वहीं बड़ा होता है, अगर आप उसको ये बताओगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, देख कितनी ओबेसिटी है, और हमारे गाने भी बनते हैं इस पे कि तेरी गोरी है कलाइयाँ, और कितनी सारी चीज़ें, हम एड्स ठीक तो है। वही दिखाते हैं कि इससे नहाइए ये हो जाएगा, हम फेयरनेस क्रीम तक बेचते हैं। तो ऑफ कोर्स परसेप्शन जो है, जो एक बच्चा बड़ा हो रहा है उसके लिए तो यही होगा कि भाई गोरा अच्छा है। अम, कई जगह ये भी बात है एक्चुअली कि जो गरीब होता है, जो लेबरर है, जो रोड पे काम करता है, उसके मुंह पे मट्टी लगती है, धूप लगती है। ऑफ कोर्स धूप में आदमी इंसान काला होता है, और ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, और अगर आप बाहर का काम कर रहे हैं, लेबर वाला काम कर रहे हैं, तो आप काले ही होंगे। इवन कोई अगर घर में साफ सफाई करने जो बाई होती है, अगर वो 6 घर जाएगी दिन में, चलेगी, तो काले ही होंगे। और ऑफ कोर्स उनके पास ये नहीं, इस चीज़ का पैसा नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि हम सनस्क्रीन लगा लें, या फिर कोई फेस वॉश ले लें, या फिर फेस क्रीम लगा लें। तो आई थिंक एक यहाँ पे इंडिया में ये भी है कि अगर आप गोरे हैं, गोरा बच्चा अगर आपको दिखा, या फिर टीनेजर, या औरत, या
कोई भी इंसान, तो हमें लगता है ये तो भाई पैसे वाला होगा, ये रिच होगा, ये अच्छा होगा। तो एक वो डिसरिस्पेक्ट की बात भी है। आई थिंक मेरे लिए ऐसा नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि मैं जो है मैंने अपना स्कूल लाइफ पूरी जो है दिल्ली में की है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो पंजाबी होते हैं, या फिर ऊपर पहाड़ों से होते हैं, हिमाचल, जिनको हम गढ़वाली भी कहते हैं, तो वो लोग भी गोरे होते हैं। इवन जो दिल्ली के जो नॉर्मल लोग हैं, अदर कास्ट देन पंजाबी, वो भी गोरे होते हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज जो है वो बॉम्बे में किया है। अब ओके। बॉम्बे क्योंकि ऑफ कोर्स धूप ज़्यादा पड़ती है, और मतलब नीचे भी है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा काले हैं उससे, क्योंकि यहाँ विंटर्स नहीं होते, तो यहाँ धूप आपको उतनी और हमेशा से मिल रही है। तो मेरे वो भी दोस्त हैं जो है, जो काले हैं, जो थोड़े काले हैं, वो भी दोस्त हैं जो साउथ इंडियन हैं, जैसे शेट्टी वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं, जो 2-2 3-3 जनरेशन से यहाँ पे हैं। तो क्योंकि मैंने वो दोनों देखा है, कि मैंने गोरे भी देखे हैं, काले भी देखे हैं, तो एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं है उन दोनों में। और अदरवाइज़ भी कोई वो नहीं है। आई थिंक ये सिर्फ़ एक मेंटल चीज़ है जो सोसाइटी ने बना दी है, और वो हमें लगता है कि जो है कि अगर काला है तो गरीब होगा, या काला है तो ब्यूटीफुल नहीं है। तो इस बार तो जो है जो मिस यूनिवर्स भी बनी, वो एक डस्की अफ्रीकन वुमन बनी है। आई डोंट थिंक ब्यूटी का इससे कोई लेना-देना है। ऑफ कोर्स अगर आप बच्चे को बचपन से ही बता दोगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो तो ब्रेन वॉशिंग है, वो तो किसी के लिए कुछ भी आप सो तो अब ये कहना चाह रहे हो कि ये रंग मायने नहीं रखता है, दिल साफ होना चाहिए, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए, रंग कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता है। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक है, हो सकता है आप स्टार्टिंग में देखें तो आपको अच्छा लगे, 1-2 महीने अच्छा लगे, लेकिन सपोज़ आपकी प्रॉब्लम में हेल्प नहीं की किसी ने, तो फिर आप बोलोगे इस दोस्त का क्या मतलब है? या फिर इवन रिलेशनशिप में अगर किसी ने जो है आपको इल ट्रीट किया, तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स ब्यूटी जो है वो सब्जेक्टिव है, पर अगर कोई इंसान ही आपके साथ बिहेवियर ही अच्छा नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे यार तू जा यार, रहने दे तू। तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। वो आई थिंक लॉन्ग रन में हो ही जाता है। जितने भी लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर वो लुक्स के लिए नहीं है, वो उनके बिहेवियर पे ही हैं। तो इन ह्यूमन इक्वेशंस तो वही है, सबकी फेवरेट माँ ही होती है। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो जाते जाते अपने ऑडियंस फैंस के लिए आप कुछ कार्तिक पूर्णिमा का डायलॉग बोलते जाइए, एक एंडिंग करते जाइए। ओके, एक्चुअली ठीक है। तो एक डायलॉग है जो स्टार्टिंग में मैं जब पूर्णिमा को देखता हूँ, और कई बार उससे टकराता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रही है, जैसे कि कभी जिस आंटी को वो जानती भी नहीं, उनको अस्पताल ले आई, या फिर जो है कभी रोड पे सब्जी वाले की हेल्प कर रही है, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। तो मेरा एक डायलॉग है जो हमारे प्रोमो में भी था कि उसका रंग मुझे छू भी गया और चढ़ भी गया। ओके। तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर हर्ष नागर, जिन्होंने लॉकडाउन से जुड़ी हमारे साथ खूब सारी बातें तो की, साथ ही टीवी इंडस्ट्री और अपने सीरियल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच हर्ष। वेलकम जी।